हाय गाइस, कबीरा क्लासेस में आज क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 3 बेसेस यानी क्षारक के बारे में जानेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्षार क्या है। हम अधिकतम ये जान रखते हैं कि क्षारक ही क्षार है या क्षार ही क्षारक है, तो इन दोनों के बारे में जानेंगे। ये जो बेसिस है ये लैटिन शब्द से लिया गया है, बेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा, तीखा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि एसिड क्या है, एसिड के प्रकार क्या है, एसिड के गुण क्या है, ये सब बताया गया था आपके पिछले वाले वीडियो यानी पार्ट 1 पार्ट 2 में। आप उसको देख सकते हैं हमारे कबीरा क्लासेस चैनल पे जाके, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जितने सब्सक्राइब करेंगे हम लोग को उतना ही मनोबल ऊंचा होता जाएगा और आपके लिए नई नई चीज़ें लेकर आएगी हमारी टीम कबीरा क्लासेस। तो आइए क्षारक के बारे में जानेंगे कि क्षारक है क्या। तो आपको बता दें, जिस तरह से एसिड के लिए हमने कई साइंटिस्टों का डिफिनेशन लिया था, वैसे इसमें भी सबसे पहले हम जानेंगे आर्हेनियस के कंसेप्ट को, फिर जानेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, और लास्ट में हमारे जीएन लुइस के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया था क्षारक के संबंधी। तो आर्हेनियस ने यह कहा था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर ऋणायन के रूप में सिर्फ और सिर्फ OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जल में घुलने पर या जिसे जल में घोला जाता है तो ऋणायन के रूप में सिर्फ और सिर्फ OH- आयन ही देते हैं और कुछ आयन नहीं देते, उसे हम क्षार कहते हैं। किन के अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। यही तो जाए थोड़ा सा ये है, इनसे पहले आए थे हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबवाइजे और डेवी ने यह कहा था कि जो पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन के साथ साथ O- आयन भी त्यागते हैं उन्हें भी क्षारक कहा जाता है, उन्हें भी क्षारक कहा जाता है। और जो क्षारक जल में घुलकर, जो क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसे चिकनाहट देता है उसी को क्षार कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, जो क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसे क्या देता है? चिकनाहट देता है, चिकनाहट उत्पन्न करता है, वह क्षार कहलाता है। अर्थात जितने भी क्षार हैं वो सब क्या होते हैं? क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षार के घुलने से ही ये बनता है। तो सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक। लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते क्योंकि सभी घुलते नहीं हैं। जैसे अब क्षारक में कौन नहीं घुलता? जो संक्रमण धातु है, जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, Fe ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये जो क्षारक होते हैं जल में नहीं घुलते, जल में नहीं घुलते। सिर्फ कौन घुलते हैं? तो हमारे अल्कली मेटल। कौन मिलते हैं? अल्कली मेटल, और एक होता है अल्कली अर्थ मेटल होता है, जो आप पीरियोडिक टेबल में जानेंगे। ये फर्स्ट ए समूह का होता है और ये जो होता है सेकंड ए समूह का होता है, और ये दोनों होते हैं यस ब्लॉक में। किसमें होते हैं? यस ब्लॉक में। तो फर्स्ट ए समूह में कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, और इसमें आपका आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब सेकेंड एक हैं। इनके जो ऑक्साइड होंगे, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो जल में घुलकर चिकनाहट उत्पन्न करेंगे। जब चिकनाहट उत्पन्न करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। और इनके ऑक्साइड क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्षारक। तो आइए, तो पहला कंसेप्ट था आर्हेनियस के अनुसार कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने पर ऋणायन के रूप में सिर्फ और सिर्फ OH- आयन ही प्राप्त होते हैं, उसे हम क्षार
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिया NaOH KOH, जल में घोलेंगे तो Na प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में, यहाँ पर K प्लस के रूप में और OH माइनस के रूप में। सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, OH माइनस आयन ही मिले। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी जल में घोलेंगे तो अमोनियम आयन प्लस OH माइनस है। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर ऋण आवेश के रूप में केवल OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। किनके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। अब ब्रांस्टन लॉरी के अनुसार क्या है, तो इनके अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उसे हम क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक। तो अब जैसे में देख लीजिए कौन से पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं हाइड्रोनियम आयन, क्या ले रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर प्रोटॉन के रूप में ले रहे हैं H प्लस, क्या ले रहे हैं, H प्लस आयन। तो कैसे रिएक्शन होगा, इधर किनारे देख लीजिए, हाइड्रोजन 3 है और एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 है और एक ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जो जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, उसे हम क्षार करते हैं आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन आएगा कहाँ से, तो जल के अणु से। कहाँ से आएंगे, जल के अणु से ले लें प्रोटॉन, या हम कहाँ से ले लें, जल के अणु को हम तोड़े इधर H और OH। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यहाँ की जो साझे की इलेक्ट्रॉन होगा वह अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस पर H प्लस आयन होकर अलग हो जाएंगे और इस पर माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो ये माइनस चार्ज ही इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे और क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। तो प्रोटॉन ग्रहण किया, क्या किया, प्रोटॉन ग्रहण करने का कारण इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। यहाँ प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो निश्चित ही जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वही दान करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन क्रिया करके क्या बना दिया, जल के 2 अणु बना दिए। उसी तरह से अमोनियम आयन है, क्या है, और ये हाइड्रोनियम आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन हो गया। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या है ये, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको एकाकी युग्म भी कहा जाता है हिंदी में। यानी वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो बंध बनाने में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी युग्म बंधी। क्या कहते हैं, युग्म बंधी। इसको शॉर्ट में कहते हैं LP, इसको शॉर्ट में कहते हैं BP। तो यहाँ BP ब्लड प्रेशर से न लीजिएगा और LP लो प्रेशर से मत लीजिएगा। केमिस्ट्री में ये LP का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और BP का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब आइए, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन पे यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के कार्य करेगा। ताकि क्यों, प्लस का मतलब ही होता है कि उस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है।
तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के रूप में ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, और इसकी बैलेंस जो था, ये जो लोन पेयर है, यहाँ से हाइड्रोजन को गड़बड़ करके क्या बना देगा, NH+ आयन, यानी अमोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, अमोनियम आयन। तो इसमें प्रोटॉन दिया जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे, जब कोई पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करता है तो बनने वाले पदार्थ जो होते हैं, यानी वो क्रिया को क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। किनके अनुसार, ब्रांचफिल्ड लोरी के अनुसार। उसके बाद से आते हैं जीएन लुईस। जीएन लुईस के अनुसार वे उदासीन या ऋण आवेशित परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, उससे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। यानी वे उदासीन या ऋण आवेशित परमाणु जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता होती है, उससे हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा। और जितने क्षारक, जो क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसी चिकनाहट देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो क्षारक, यहाँ देख लीजिएगा, क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसी चिकनाहट देते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं, अल्कली। तो जितने अल्कली ऑक्साइड होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। जितने अल्कली ऑक्साइड होते हैं वे जल में आसानी से क्या जाते हैं, घुल जाते हैं, और वही क्षार का रूप लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी क्षारक, सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। सभी क्षार क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन सभी क्षारक बराबर नहीं हो सकते, किसके, क्षार नहीं हो सकते, क्षार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, क्योंकि बहुत ऐसे क्षारक हैं। तो यहाँ हम नोट में देखेंगे, सभी क्षारक जल में आसानी से नहीं घुलते, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। लेकिन जो भी क्षार मिलेगा, जो भी जलीय विलयन में क्षार मिलेंगे, वो क्या होंगे, क्षारक। यानी सभी क्षार किसके बराबर होते हैं, क्षारक के होते हैं। लेकिन सभी क्षारक बराबर नहीं हो सकते, किसके, क्षार के। क्यों, क्योंकि नोट में आपको दिखाया गया है कि सभी क्षारक जल में आसानी से नहीं घुल पाते। और शर्त क्या है कि जो क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसे चिकनाहट दे, वही क्षार है। वही क्या है, क्षार है। तो इसलिए सभी क्षार क्या हो गए, क्षारक के बराबर। और आपके हम लोग ये कहें कि सब क्षारक क्षार हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते। तो कौन से क्षारक नहीं घुलते, तो जितने संक्रमण तत्व के ऑक्साइड हैं, संक्रमण तत्व के ऑक्साइड वो आसानी से जल में नहीं घुलते। जैसे जिंक ऑक्साइड, Fe ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड, ये जो क्षारक हैं, ये जल में नहीं घुलते आसानी से, इसलिए सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। ये पूछा जाता है आपसे बार बार कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते। तो इसका यही लॉजिक है कि सभी क्षार किसके बराबर हो गए, क्षारक के, और सभी क्षारक बराबर नहीं हो सकते क्षार के। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षार का डिफिनेशन क्या है। तो वे क्षारक, या जब क्षारक जल में घुलकर साबुन जैसे चिकनाहट देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जब साबुन जैसे चिकनाहट नहीं, तो वो क्षार भी नहीं।
तो इसलिए सभी क्षारक जल में आसानी से नहीं घुल सकते, तो हम क्षारक को बराबर नहीं कर सकते किसके, क्षार के। तो ये हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे क्षारक के प्रकार। किसके प्रकार, क्षारक के प्रकार जानेंगे कि क्षारक कितने प्रकार के हैं। टाइप्स ऑफ बेसिस, यानी क्षारक के प्रकार। अब ये क्षारक के प्रकार जल में घुलने के आधार पर और OH माइनस त्यागने के आधार पर। किसके आधार पर, जल में घुलने। पहले क्या पढ़ेंगे, जल में घुलने के आधार पर और OH आयन त्यागने के आधार। तो जल में घुलने के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में घुलनशील क्षारक और जल में अघुलनशील क्षारक या अविलय क्षारक। और इसके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्रबल क्षारक और दूसरा होगा दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। अब जल में घुलनशील क्षारक कौन होंगे, वे क्षारक जो जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल। उसे कहते हैं जल में घुलनशील क्षारक। सॉरी, जो क्षारक क्या होते हैं, यानी जो पदार्थ जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जिस तत्व के ऑक्साइड जल में आसानी से घुल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम ऑक्साइड और ये ले लिया हमने जल। क्या ले लिया, जल के अणु होते हैं H2O, जिसको हमने तोड़ दिया H और OH के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोडियम ऑक्साइड का O और जल का एक H, OH बना देगा। फिर यहाँ पर एक OH पहले से है तो कितने बन जाएंगे, NaOH ट्वाइस हो जाएगा। NaOH क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो सकता है। यानी जल में आसानी से क्या हो गया, ये घुल जा रहा है। ये ऑक्साइड जल में आसानी से क्या हो जा रहा है, घुल जा रहे हैं। और जब घुल जाएंगे तो ये साबुन जैसे चिकनाहट भी उत्पन्न करेंगे। साबुन जैसे चिकनाहट भी उत्पन्न करेंगे। तो यही जो क्षारक होगा क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए NaOH, KOH, NH4OH। आसानी से क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। और ये जब घुलते हैं तो इनमें साबुन जैसी, किस जैसी, साबुन जैसी चिकनाहट आती है। क्या आती है, साबुन जैसी चिकनाहट आती है। और यही क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। यही क्षारक क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब जल में अघुलनशील, जो जल में घुलते ही नहीं है, उसे जल में अघुलनशील क्षारक कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड FeO, CuO, EtC। ये जो क्षारक होते हैं जल में घुलते नहीं हैं। तो जब जल में घुलेंगे नहीं तो ये साबुन जैसी, कि जैसी, साबुन जैसी चिकनाहट नहीं देते हैं। साबुन जैसी चिकनाहट नहीं देते। जब साबुन जैसी चिकनाहट नहीं देते तो ये क्षार भी, ये क्षार नहीं कहलाते, क्षार नहीं कहलाते। क्लियर। अब इसके बाद आता है प्रबल क्षारक। तो वे क्षारक जो जल में आसानी से या तेजी के साथ अधिक मात्रा में
इसमें अधिक मात्रा में OH आयन त्यागता है, OH आयन त्यागता है, उससे हम क्या कहते हैं? प्रबल क्षारक कहते हैं। तो जितने जल में घुलनशील क्षारक हैं, जितने जल में घुलनशील क्षारक हैं, वही प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? जैसे में जल में घुलनशील सभी क्षारक, इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे? जल में घुलनशील सभी क्षारक। और दुर्बल क्षारक इसी की ठीक उल्टा, वे क्षारक जो जल में आसानी से अधिक मात्रा में OH आयन नहीं त्यागते, OH आयन नहीं त्यागते, उसी को हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षारक। तो जितने जल में अघुलनशील क्षारक हैं, जितने जल में अघुलनशील क्षारक हैं, वही हमारे दुर्बल क्षारक एग्जाम्पल होंगे। तो मित्रों, आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और इसकी जो रसायन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो बातें होंगी पार्ट 4 में होंगी, जो अगले वीडियो में हम लेके आएंगे। तब तक के लिए